आज हम एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम उन कणों से जुड़ा है जिनसे ब्रह्मांड का एक तरह से ताना बाना बुना है, बोसॉन। कमाल की बात है ना कि इन कणों का नाम ब्रिटिश राज के दौरान भारत में जन्मे और पले बड़े एक जीनियस सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। बिल्कुल। और सत्येंद्र नाथ बोस वो सिर्फ एक नाम या एक कण नहीं है। उनकी कहानी तो विज्ञान, शिक्षा और मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारने की एक, आप कह सकते हैं, जबरदस्त मिसाल है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में उनका काम एक बुनियाद की तरह है और हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी जिंदगी और इस कमाल के काम को विस्तार से बताते हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर सत्येंद्र नाथ बोस के सफर को समझते हैं। कैसे कलकत्ता का एक बच्चा जिसके पास शायद आज जैसी सहूलियतें नहीं थीं, वो विज्ञान की दुनिया का एक चमकता सितारा बन गया। और सबसे जरूरी बात, उनकी खोजें आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ था और बचपन से ही जैसा पता चलता है उनमें सीखने की जबरदस्त ललक थी। उनके पिता सुरेंद्रनाथ बोस रेलवे में अकाउंटेंट थे। वो घर के फर्श पर ही हम छोटे सत्येंद्र को गणित के सवाल हल करने को देते थे। एक तरह से ये उनकी शुरुआती ट्रेनिंग थी। हाँ, और ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो जाहिर है मौके बहुत कम थे। लेकिन जैसा हमें पता चलता है, बोस के परिवार में पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। उनके पिता की नौकरी ही ऐसी थी जिसमें हिसाब किताब और पैनी नज़र की ज़रूरत थी, तो शायद वही गुण बोस में भी आए। उनकी माँ आमुदिनी देवी भले ही औपचारिक तौर पर ज़्यादा न पढ़ी हों, लेकिन बेहद समझदार थीं और बच्चों में अच्छे संस्कार डालने में उनका बड़ा हाथ था। फिर हिंदू स्कूल में बोस की प्रतिभा और निखर कर आई। एक मशहूर किस्सा है भी। उनके गणित के टीचर थे उपेंद्र नाथ बख्शी। उन्होंने एक इम्तिहान में उन्हें 100 में से 110 नंबर दिए थे। 100 में से 110? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि बोस ने कई सवालों को एक से ज्यादा अलग अलग तरीकों से हल कर दिया था। टीचर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बोस की इस अनोखी सोच और काबिलियत के दिखाने के लिए उन्हें पूरे नंबरों से भी ज्यादा नंबर दे दिए। जो ये दिखाता है कि वो बचपन से ही लीक से हटकर सोचते थे। वाकई कमाल है। अच्छा, फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, जो उस जमाने में भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में से एक माना जाता था। बिल्कुल। वहीं उनकी दोस्ती हुई मेघनाद साहा से। हाँ, मेघनाद साहा। दोनों की दिलचस्पी गणित और फिजिक्स में थी और ये दोस्ती तो जिंदगी भर चली। जानकारी यही है कि दोनों ने मिलकर भारतीय विज्ञान को दुनिया के नक्शे पर लाने का सपना देखा था। बिल्कुल। और दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली थे। हाँ, बहुत। 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मिश्रित गणित में एमएससी की परीक्षा में बोस ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि साहा दूसरे नंबर पर रहे। बाद में दोनों ने मिलकर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी कणों के समूहों के व्यवहार को समझने वाले विज्ञान पर भी काम किया। इसमें वो साहा-बोस अवस्था समीकरण भी शामिल है। ये गैसों को समझने का एक शुरुआती लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास था। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि गैस के अणु सिर्फ बिंदु नहीं होते, बल्कि असल में कुछ जगह घेरते हैं। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में साहा के साथ उनकी दोस्ती और ये शुरुआती काम, इसने उनकी वैज्ञानिक यात्रा की नींव रखी। लेकिन असली चुनौती और उनका सबसे बड़ा योगदान तब सामने आया जब वे 1921 में ढाका पहुंचे। उन्हें वहां नई बनी ढाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट खड़ा करने की जिम्मेदारी मिली थी। हाँ, और ये कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी नई थी, संसाधन बहुत कम थे, न अच्छी लैब, न जरूरी उपकरण। यहीं पर पढ़ाते हुए बोस ने मैक्स प्लांक के विकिरण नियम, रेडिएशन लॉ, उसके स्थापित डेरिवेशन पर सवाल उठाया। प्लांक का नियम ये बताता है कि कोई गर्म चीज किस तरह की ऊर्जा या रोशनी छोड़ती है, और क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत तो इसी से हुई थी। लेकिन बोस को लगा कि जिस तरह से इसे समझाया जा रहा था, उसमें कुछ बातें बिना किसी ठोस आधार के मान ली गई थीं। ये चीज उनकी सटीक सोच को गवारा नहीं थी। यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है ना? उन्हें लगा कि मौजूदा तरीका सही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने एक बिल्कुल नया, कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश के कण यानी फोटॉन वो पूरी तरह से अभेद्य होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब समझिए, अगर आपके पास 2 एक जैसे फोटॉन है तो आप किसी भी तरीके से उनमें फर्क नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा। ये उस समय की सोच से बिल्कुल अलग था।
क्लासिकल फिजिक्स में तो माना जाता था कि आप हर कण को अलग अलग पहचान सकते हैं, जैसे बिलियर्ड की गेंदें। अच्छा, ये अभेद्य होने का विचार इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्या पहले के वैज्ञानिक ये नहीं मानते थे कि एक जैसे कण एक जैसे ही होते हैं? मानते थे कि वो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन गणितीय रूप से उन्हें अलग अलग गिना जाता था। बोस का कहना था कि ये सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं है, ये मूल रूप से ही एक जैसे हैं। आप उनमें सैद्धांतिक तौर पर भी फर्क नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है तो उन्हें गिनने का, उनके व्यवहार को समझने का गणित भी अलग होना चाहिए। यहीं से कणों की गिनती के लिए स्टैटिस्टिक्स के नए नियम बने। और इसी नए गणित या स्टैटिस्टिक्स को मानने वाले कणों को आज हम बोसॉन कहते हैं। ये सिर्फ गणित का फेरबदल नहीं था, ये चीजों को परमाणु के स्तर पर देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। तो इसी नई सोच के आधार पर उन्होंने 1924 में अपना वो ऐतिहासिक शोध पत्र लिखा, प्लैंक्स लॉ एंड द लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसे छपने के लिए एक नामी ब्रिटिश जर्नल फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेजा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये उनके लिए काफी निराशाजनक रहा होगा। तब बोस ने एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा जोखिम भरा कदम उठाया। जैसा कि 4 जून 1924 की उनकी चिट्ठी से पता चलता है, उन्होंने सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन को बर्लिन में अपना पेपर भेज दिया। साथ में एक बहुत विनम्र पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन से इसे छपवाने में मदद मांगी और खुद को आइंस्टाइन का शिष्य बताया, जिसने सिर्फ उनके लेख पढ़कर ही सीखा था। सीधे आइंस्टाइन को चिट्ठी, ये तो बहुत हिम्मत का काम रहा होगा, खासकर उस दौर में जब भारत से यूरोप संपर्क करना भी इतना आसान नहीं था। क्या स्रोत बताते हैं कि बोस ने ये कदम उठाने से पहले क्या सोचा होगा? क्या वो झिझक रहे थे? स्रोत इस बारे में विस्तार से तो नहीं बताते कि उनके मन में ठीक ठीक क्या चल रहा था, लेकिन हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये शायद एक हताशा और आत्मविश्वास का मिलाजुला कदम रहा होगा। उन्हें अपने काम की अहमियत पर पूरा यकीन था, और जब स्थापित रास्ते बंद दिखे तो उन्होंने सीधे सबसे बड़ी अथॉरिटी आइंस्टाइन तक पहुंचने का फैसला किया। ये उनकी हिम्मत और अपने काम पर उनके भरोसे को दिखाता है। बिल्कुल। और आइंस्टाइन का क्या जवाब रहा? उन्होंने क्या कहा? आइंस्टाइन, जो उस समय तक दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे थे, उन्होंने बोस के काम की अहमियत को तुरंत पहचान लिया। ये सच में कमाल की बात है। आइंस्टाइन ने न सिर्फ पेपर की तारीफ की, बल्कि खुद उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उसमें अपनी तरफ से एक नोट भी जोड़ा, जिसमें लिखा कि ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है, और उसे उस वक्त की सबसे प्रतिष्ठित फिजिक्स जर्नलों में से एक ज़ाइटशिफ्ट्स für Physik में छपवा दिया। ये अगस्त 1924 में प्रकाशित हुआ। वाह, मतलब आइंस्टाइन ने न सिर्फ मदद की, बल्कि दुनिया को बताया कि ये काम कितना जरूरी है। और यहीं से बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का जन्म हुआ। सही है? बिल्कुल सही। आइंस्टाइन ने बोस के गणितीय तरीकों को सिर्फ फोटॉनों तक सीमित ना रखकर परमाणुओं जैसे अन्य कणों पर भी लागू किया। इससे जो नया सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स बना, उसे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहा गया। ये उन कणों यानी बोसॉनों के व्यवहार को समझने का तरीका है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किए जा सकते। और इसी स्टैटिस्टिक्स से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC की भविष्यवाणी हुई। ये क्या चीज है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, इसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक बिल्कुल नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC कहते हैं। आप ऐसे सोचिए, जब आप बोसॉन कणों को, जैसे कुछ खास तरह के परमाणुओं को, परम शून्य तापमान यानी लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस के बेहद करीब तक ठंडा करते हैं, तो वो अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं। वो सब मिलकर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, जैसे सारे सैनिक एक साथ कदमताल कर रहे हों, या जैसे कई छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी अकेली लहर बन गई हों। ये पदार्थ की एक बहुत ही अनोखी अवस्था है। ये तो सुनने में ही अद्भुत लगता है। और इस खोज का असर क्या हुआ? बोस को तो शायद नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। नहीं, बोस को व्यक्तिगत रूप से कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, और हाँ, इस पर कई बार बहस भी हुई है। लेकिन उनके काम की नींव पर जो खोजें खड़ी हुई, उन्हें जरूर नोबेल पुरस्कार मिले। 1995 में जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में पहली बार बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाने में सफलता पाई, तो उस काम के लिए उन्हें 2001 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिर 2012 में हिग्स बोसॉन कण की खोज की पुष्टि हुई।
इस कण के नाम में बोसॉन शब्द सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में ही जोड़ा गया था और इस खोज के लिए 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हाँ, भले ही उन्हें सीधे पुरस्कार न मिला हो, लेकिन उनका काम नोबेल पुरस्कार विजेता खोजों का आधार बना। ये उनके काम के गहरे और स्थायी प्रभाव को दिखाता है। विज्ञान की दुनिया में इतने बड़े योगदान के पीछे का इंसान कैसा था? सत्येंद्र नाथ बोस अपनी निजी जिंदगी में कैसे थे? कुछ पता चलता है स्रोतों से? हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि वैज्ञानिक बोस के पीछे एक बहुत ही सरल और विनम्र इंसान थे। वो एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे। 1914 में उनका विवाह उषा भत्ती घोष से हुआ और उनके 7 बच्चे थे, 2 बेटे और 5 बेटियां। दुनिया भर में पहचान मिलने के बाद भी उन्होंने बहुत सादा जीवन जिया और वो एक कमाल के शिक्षक भी थे। कहा जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक सिद्धांतों को कहानियों, मजाक और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से बहुत आसान बना देते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ तथ्य नहीं बताता, बल्कि दिमाग को खोलता है, सोचने का दायरा बढ़ाता है। और उन्हें संगीत का भी शौक था, है ना? ये भी मैंने पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें संगीत से गहरा लगाव था और वो इस राज, जो एक तार वाला भारतीय साज है, बहुत कुशलता से बजाते थे। ये दिखाता है कि उनकी रुचियां सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि काफी व्यापक थीं। विज्ञान और संगीत के अलावा उनमें देशभक्ति की भावना भी बहुत प्रबल थी। यकीनन, वो अपने छात्र जीवन से ही स्वदेशी आंदोलन के समर्थक रहे थे। उन्होंने हमेशा माना कि विज्ञान देश को आगे बढ़ाने का एक जरूरी जरिया है। इसी सोच के साथ 1948 में उन्होंने बंगीय विज्ञान परिषद यानी बंगाल साइंस एसोसिएशन की सह-स्थापना की। इसका मकसद था विज्ञान को बंगाली भाषा में लोकप्रिय बनाना, ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें और उससे जुड़ सकें। उनका मानना था कि अपनी मातृभाषा में विज्ञान सीखने से वो ज्यादा सुलभ और असरदार हो सकता है। वो उस पीढ़ी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंग्रेजी राज में भारतीय विज्ञान की क्षमता को साबित किया और दूसरों को प्रेरित किया। उनका कद इतना बड़ा था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उन्हें सम्मान दिया था। ये बात सही है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र किताब विश्व परिचय, जो 1937 में छपी थी, वो सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित की थी। कहा जाता है कि टैगोर आइंस्टाइन से मिले थे और आइंस्टाइन ने बोस के काम की बहुत प्रशंसा की थी, जिससे टैगोर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी किताब बोस को समर्पित करने का फैसला किया। ये दिखाता है कि बोस का सम्मान वैज्ञानिक समुदाय से कहीं आगे तक था। जाहिर है उन्हें अपने जीवन काल में कई बड़े सम्मान भी मिले होंगे, पद्म विभूषण वगैरह। बिल्कुल। उन्हें भारत सरकार ने 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1958 में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो FRS चुना गया। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, वैज्ञानिक उत्कृष्टता की असली पहचान। 1959 में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया, जो देश में किसी विद्वान को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इतना ही नहीं, वे 1952 से 1958 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने शिक्षा और विज्ञान से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। और इन सब सम्मानों के बावजूद शायद सबसे बड़ा सम्मान तो वही है कि कणों का एक पूरा वर्ग ही उनके नाम पर है, बोसॉन। आप सही कह रहे हैं। बोसॉन नाम अपने आप में एक अमर सम्मान है और नोबेल पुरस्कार न मिलने की बात पर उनका खुद का नजरिया भी बहुत विनम्र था। जैसा कि कुछ वृत्तांतों में मिलता है, उन्होंने कहा था, मुझे मेरा उचित स्थान तथा सम्मान प्राप्त हो चुका है। ये उनकी सादगी और संतुष्टि को दर्शाता है। तो ये थी कहानी सत्येंद्र नाथ बोस की, कलकत्ता के एक जिज्ञासु लड़के से लेकर विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे नायक तक जिनका नाम आज ब्रह्मांड के मूलभूत कणों में गूंजता है। हाँ, और उनकी विरासत कई परतों वाली है। वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा देने वाले शिक्षक, एक सच्चे देशभक्त और विज्ञान को संस्कृति से जोड़ने वाले पुल भी थे। उनकी कहानी दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर इरादा पक्का हो और सोचने का नजरिया नया हो, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। कोलकाता में बना SN बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र
SNBNCS, जिसकी स्थापना 1986 में हुई, आज भी उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है और मौलिक विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। जानकारी ये भी है, जैसा आपने कहा था, उनकी रुचियां व्यापक थीं, कि बोस की दिलचस्पी सिर्फ फिजिक्स और गणित तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें भूविज्ञान, साहित्य, यहाँ तक कि वनस्पति विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। वो मानते थे कि ज्ञान का कोई दायरा नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। क्या हम अक्सर अपनी सीखने की इच्छा पर, अपनी जिज्ञासा पर खुद ही सीमाएं लगा देते हैं? क्या हम खुद को विषय या दायरे में बांध लेते हैं? सत्येंद्रनाथ बोस का जीवन हमें यही सवाल पूछता है। अगर हम भी उनकी तरह ये मान लें कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और उन सीमाओं को हटा दें, तो हमारे लिए, हम सब के लिए क्या कुछ जानना और सीखना संभव हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।